कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू नहायत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है उन लोगों के लिए जो कि स्टडी इन फ्रांस के लिए आना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो, बैचलर्स हो या कोई भी एजुकेशन लेवल हो, क्योंकि ये आपका पहला एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। और याद रखें कि अगर आपका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो आपकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा उन यूनिवर्सिटीज़ में जो कि कनेक्टेड होती हैं कैंपस फ्रांस के थ्रू। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप इस इंटरव्यू को जो है क्लियर कर पाएँ। और इसकी इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो एम्बेसी के इंटरव्यू से कम नहीं होती। एम्बेसी आपको वीज़ा देती है, लेकिन ये जो इंटरव्यू होता है ये आपका प्रोसेस स्टार्ट करने में पहला स्टेप होता है। तो अगर ये इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो ना ही आपकी एडमिशन होगा और ना ही आप फिर वीज़े के स्टेप तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते और वो समझते हैं कि ये बस ईजी से हो जाएगा और वो इतनी तैयारी नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का ये स्टेप नहीं क्लियर होता और उनकी आगे जो प्रोफाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आपने कैंपस फ्रांस की जो इंटरव्यू की तैयारी है वो भरपूर करनी है और इसके ऊपर आपने मेहनत पुट करनी है। इससे फ़ायदे दो होंगे, क्योंकि एक तो आपका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके मेहनत करेंगे। दूसरा ये होगा कि जब आपका एम्बेसी में इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंपस फ्रांस वाले आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आज आपको उनके सही से आंसर भी बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने आंसर किस तरह करने हैं। क्योंकि सवालात तो बहुत से लोगों को पता होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका जवाबात किस तरह देने हैं और सही जवाबात कैसे देने हैं। इस वीडियो में आज हम डिटेल से देख रहे होंगे वो तमाम सवालात जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई आपने उनके जवाबात कैसे देने हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखते रहें, और साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं स्टडीज़ फ्रांस से रिलेटेड। तो अगर आप फ्रांस आ रहे हैं या आ चुके हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखें तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जिसमें स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी एडमिशन, आपके पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह सारी चीज़ें डिटेल से मैंने उसके अंदर कवर की हुई हैं। तो आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें, अगर आप सबसे पहले क्वेश्चंस की बात की जाए कि क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे देना है कैंपस फ्रांस के लिए अगर आप गए हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेंगे वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे। इंट्रोडक्शन में वो आपसे मल्टीपल चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, एजुकेशनल जर्नी कैसी रही है और इस तरह की चीज़ें। इसमें असल में बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपने नाम से शुरू करते हैं, फिर बताते हैं कि मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मैं यहाँ पे बोर्न हुआ, फिर मेरी यहाँ पे अपब्रिंगिंग हुई, प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से हासिल की, सेकेंडरी यहाँ से हासिल की, मैं कास्ट से जट हूँ, मैं कास्ट से ये हूँ, राई हूँ। इस तरह की मज़ीद डिटेल इररेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं शेयर करना, जो कि किसी लिहाज से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो कि आपका भी टाइम ज़ाया करती है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके इंट्रोडक्शन में उसके ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट कर देती है जो आपका होता है इंटरव्यूअर की। ये फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट करता है आपकी प्रोफाइल को। तो आपको मालूम होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं तो अगले बंदे के पास आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी होती है, उसको पता होता है कि आपका नाम क्या है, उसका पता होता है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कि उसके पास सीवी होती है आपकी, और आपकी एजुकेशनल जर्नी भी। इस क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे आइस ब्रेकिंग करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे आपके एक्सपीरियंसेस की एक समरी चाहता है ताकि उसको एक जो है वो रिकॉल हो सके कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो इसका आंसर ये है, और इसका सही तरीके से आपने जवाब इस तरह देना है कि आप स्टार्ट करें अपनी हायर एजुकेशन से। ठीक है, कि भाई आपने लेट्स से कोई फील्ड सेलेक्ट की तो क्यों की, और आप फिर इस फील्ड में आए, और फिर आपके एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सिटी में क्या रहे, कोई स्कॉलरशिप लगी तो वो आप बताएं, अगर आप किसी एक्सचेंज पे बाहर गए हुए हैं तो वो बताएं, आपने कोई थीसिस किया है तो उसके बारे में बताएं, और फिर आप अब क्यों अप्लाई करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, क्या नीड आई। मैं इसमें आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपने ये बताना है कि शायद आप फ्रांस क्यों आना चाहते हैं, या फिर आप एमएस ये वाला प्रोग्राम जिसमें आपने अप्लाई किया है वो क्यों करना चाहते हैं। नहीं, आपने अभी इसको डिस्कस नहीं करना। आप सिर्फ ये बताएं कि आप अपने आप को क्यों मास्टर्स या फिर हायर एजुकेशन के लिए लेके जाना चाहते हैं, या फिर आपको नीड क्यों आई आफ्टर बैचलर्स। ठीक है, तो वो आप ये कह सकते हैं कि यार मैं तो अपना या तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, या फिर आज की डिमांड ये है कि आपको जो है अपने आप को अपग्रेड रखना है इंफॉर्मेशन से, अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो कि मास्टर्स या फिर हायर एजुकेशन से ही पॉसिबल है, या फिर इस तरह की मज़ीद डिटेल चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसका जवाब इस तरीके से देना है कि आप बजाय अपनी पूरी प्रोफाइल कि आपकी अपब्रिंगिंग, नाम और ये इस तरह की चीज़ें
बताने के आप अपनी हायर एजुकेशन से परस्यू करें और अपनी एजुकेशन जर्नी को बताएं कि आपने एजुकेशनल जर्नी को किस तरह प्रोसीड किया और आपकी लाइफ में जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या रही हैं। ठीक है, तो आपको इररेलेवेंट चीज़ें को ऐड नहीं करना और इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं रखना, क्योंकि अटेंशन स्पैम जो इंटरव्यूअर का होता है वो बहुत कम होता है और बहुत से लोग जो होते हैं वो बीच में अगर इररेलेवेंट चीज़ें सुनते हैं तो उनकी जो अटेंशन होती है वो एक्चुअल जो आप बताना चाहते हैं उससे डाइवर्ट हो जाती है। तो कीप इट प्रोसाइज और कीप इट इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इंप्रेशन कन्वे करता है, तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम अंदाज से आप इसको इन्फ्लुएंशियल बनाएं और इफेक्टिव बनाएं और इररेलेवेंट चीज़ों से पाक करें। इसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तो दूसरा क्वेश्चन जो यूजुअली आपसे पूछा जाता है वो ये होता है कि आप फ्रांस क्यों आना चाहते हैं या फिर आप स्टडी अब्रॉड क्यों करना चाहते हैं, बाहर क्यों पढ़ना चाहते हैं, अपने मुल्क से बाहर क्यों पढ़ना चाहते हैं, फ्रांस क्यों आना चाहते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। आप इसको जवाब जो है पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। इसका तो सिंपल जवाब यही होता है कि भाई क्योंकि एक तो आपको है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो इतनी एडवांस नहीं है। बैचलर्स के लिए कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन मास्टर्स की और हायर रिसर्च प्रोफाइल जो हैं वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं या फिर बड़ी बड़ी, अगर आप लेट्स से नेचुरल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, जो लैब्स हैं वो अब्रॉड हैं, बाहर एग्जिस्ट करती हैं। पाकिस्तान में आपकी फील्ड से रिलेटेड इतनी नॉलेजेबल जो हैं लेबॉर्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए आप जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि भाई आप फ्रांस आना क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, स्टडी तो करना चाह रहे हैं, आना भी क्यों चाह रहे हैं। इसमें आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप ये ना बताएं कि भाई उधर सिटीज़नशिप लेना आसान है इसलिए मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं वहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ परमानेंटली और फ्रांस का आजकल वीज़ा रेशो अच्छी है तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, इसका जवाब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं देना, अदरवाइज़ आपका कोई आगे प्रोसेस सही नहीं होगा, आपकी रिजेक्शन आ जाएगी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, इसको आपने एजुकेशनली रखना है और इसमें यही बताना है कि भाई फ्रांस यूरोप का सबसे बिगेस्ट मुल्क है और यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिसर्च स्किल, ठीक है, एजुकेशनल स्किल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो है लेबॉर्ट्रीज़ अच्छी हैं, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस्ड है। अगर लेट्स से आपकी कोई इस तरह की फील्ड है जैसे सिविल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, तो आप प्रैक्टिकली जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होंगे जो कि आपकी हेल्प करेगा इन लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने एजुकेशनल रखना है और आपने ख्याल रखना है कि भाई आप इसको बिल्कुल ही अपनी सेटलमेंट या सिटीज़नशिप के साथ लिंक ना करें या फिर वीज़ा की आसानी से मिलने के साथ लिंक ना करें क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपकी अगर फील्ड ऐसी है जिसके अंदर फ्रांस बहुत एडवांस है या फिर यहाँ पे कोई अच्छी लैब्स एग्जिस्ट कर रही हैं जिसके अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसका फिर आप जिक्र कर सकते हैं कि भाई ये एक लेट्स से फलां साइंटिस्ट है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मैं इसकी लैब में जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो कि स्पेसिफिकली मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता हो कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा कि आपने फ्रांस का जवाब जो है और या फिर स्टडी अब्रॉड का उसको एजुकेशनल हिसाब से रखें और उसको इसी तरह से आप जवाब दें। इसके साथ साथ आप इसके अंदर अगर आप डालना चाहते हैं वो ये भी है कि भाई फ्रांस की एक ऑब्वियसली इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, आप इसके जो हैं लेट्स से कल्चर से ही बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, आप लर्न करना चाहते हैं टू नो मोर अबाउट फ्रेंच कल्चर क्योंकि ऑब्वियसली इसकी बड़ी हिस्ट्री रही है, कितने हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है फ्रांस की, और आप फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को भी जानते हैं, वो भी सीखना चाहते हैं, तो ये भी आप डाल सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको आपने नीचे रखना है, ऊपर आपने एजुकेशनल की ही एस्पेक्ट्स को डालना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इस पूरे जवाब के अंदर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो पूछ रहे होते हैं आपसे, वो ये होता है कि भाई आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं जो कि आपने सेलेक्ट किया है जिसमें आपकी एक्सेप्टेंस आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि भाई आपको पता भी है कि नहीं जिस प्रोग्राम में आप आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि यूजुअली कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, तो वो कंसल्टेंट का एडमिशन करवा देते हैं और फिर लोगों को पता भी नहीं होता कि मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, तो मैं यानी प्रोग्राम की डिटेल्स वगैरह को। तो कैंपस फ्रांस वाले जानना चाहते हैं कि भाई आपने कितनी रिसर्च की हुई है और आपको कितना आइडिया है जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम के बारे में जानना है और आपने एस्टेब्लिश करना है एक रेलिवेंसी को, आपने ब्रिज बनाना है अपने बैचलर्स को वर्सेस आपने अपने मास्टर्स को।
तो ये उन लोगों के लिए जो कि लेट्स से अगर बैचलर्स किया हुआ है, अगर वो बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि भाई आप इस फील्ड में क्यों इंटरेस्टेड हैं। और वो लोग जो कि बैचलर से मास्टर आना चाहते हैं उनके लिए रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको बताना है कि बैचलर्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर आप मास्टर्स में आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी फील्ड स्विच का इशू है, फॉर एग्जांपल जो कि लेट्स से साइंस में थे और अब मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एडमिशन आसानी से हो गया है, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए रेलिवेंसी को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और उनके जो एडमिशन के आगे जो वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली जब वो आपकी स्विच होती है फील्ड को। तो आपको ये माइंड में रखना है कि अगर आपको वीज़ा के चांसेस को इंक्रीज़ करना है हासिल करने के और आपने आगे इस पूरे प्रोसेस को ईजी तरीके से गुजारना है, तो आपको इस रेलिवेंसी को आपने किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो आपको बताना है, उनको परसुएट करना है कि जो आप किया कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं वो लिंक्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका ख्याल रखना है कि आप इसका सही तरीके से जवाब दें। इसके बाद जो बात की जाए, वो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप इस इंस्टीट्यूशन में क्यों आ रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हुआ है। तो यही बात है कि आपको ख्याल रखना है कि आपने इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी रिसर्च करनी है। आपको देखना है कि आपके कौन कौन से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आपके प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास फ्यूचर में अवेलेबल हैं, और ये सारी चीज़ों को आपने सही तरीके से जवाब देना है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग अगर लेट्स से साइंस में आ रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ये लैब एग्जिस्ट करती है, ये प्रोफेसर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी रिसर्च से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और मैं फ्यूचर में ये काम करना चाहता हूँ। तो वो उसके रीज़न दे सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनमें लेट्स से रिसर्च लैब वगैरह नहीं होती, तो उनको देखना होगा, वो ये कह सकते हैं कि यार इस प्रोग्राम में लेट्स से मेरे पास प्रोजेक्ट या थीसिस की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ हायर एजुकेशन को, तो थीसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इस प्रोग्राम में और इस इंस्टीट्यूशन में आ रहा हूँ क्योंकि ये बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज़ को और इस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं करते। और इसके अलावा अगर इंटर्नशिप प्रोवाइड करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी में और इस प्रोग्राम में जो है वो इंटर्नशिप अवेलेबल है जो कि आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। और इस तरह की डिटेल से आपने सारी चीज़ों को रिसर्च करना है इंस्टीट्यूशन के बारे में, आपने यूनिक पॉइंट्स निकालने हैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में और वो उनको बताना है कि भाई इसलिए मैं इस इंस्टीट्यूशन में आ रहा हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और क्वेश्चन है और आपको इसका भी सही तरीके से जवाब देना है। तो अगर आपने वाई दिस प्रोग्राम का सही जवाब दिया है तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी के है वो आपसे ये क्वेश्चन भी आपसे वो पूछें। इसके बाद अगर मैं आपके साथ अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो वो आपसे यूजुअली पूछ रहे होते हैं कि इस प्रोग्राम में ये थीसिस बेस्ड है या फिर ये आपकी इंटर्नशिप बेस्ड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस में बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं कि अगर आप M2 में आते हैं और लेट्स से 2 साल का प्रोग्राम है तो दूसरे साल में यूजुअली या तो आपको थीसिस करना होता है या फिर आपको इंटर्नशिप करनी होती है। थीसिस वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और आप जो इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो जब आप प्रोग्राम की डिटेल्स देख रहे हो तो वहाँ पे एग्जैक्टली लिखा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही कन्वे की होती है कि भाई इसमें या तो आपकी इंटर्नशिप इन्वॉल्व है या फिर आपकी रिसर्च इन्वॉल्व है। तो वो आपसे पूछना चाह रहे होते हैं कि शायद और देखना चाह रहे होते हैं कि आपने रिसर्च अपनी कंप्लीट की हुई है कि नहीं की हुई। और उस आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि भाई आपने थीसिस करना है या फिर आपने इंटर्नशिप करनी है या फिर प्रोग्राम में जो चीज़ें भी हैं। और कुछ प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं तो आपको चॉइस भी होती है, या फिर आपको इंटर्नशिप करनी होती है या फिर आपको जो है थीसिस करना होता है। तो उसमें भी आपसे अगर ये है ऑप्शन कि आपकी अपनी मर्ज़ी है तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने थीसिस करना है या फिर आपने इंटर्नशिप करनी है, तो फिर आपको उसको जस्टिफाई भी करना होगा। और कुछ प्रोग्राम्स में ऑप्शन नहीं होता तो वो फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो उसमें तो इशू नहीं है, लेकिन जिस प्रोग्राम में ऑप्शन है तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि वो आप क्यों करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो यूजुअली आपसे पूछ रहे होते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि यूजुअली आपसे पूछा जाता है और वो लोग जिनकी स्कॉलरशिप नहीं लगी होती और वो सेल्फ पे जा रहे होते हैं तो ये उनसे ज़रूर पूछते हैं और कि भाई आपका स्पॉन्सर क्या है और आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या हैं और आप किस तरह उसको पूरा कर रहे होंगे। तो आपको उसमें आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पास एक तो बैंक स्टेटमेंट होगी ऑब्वियसली, लेकिन आपको उनको बताना है कि लेट्स से मेरा स्पॉन्सर जो है वो मेरे अब्बू हैं या फिर वो मेरे भाई हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, और आपको जस्टिफाई करना है कि भाई आप जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे कर सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े। अगर मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो रिलाई कर रहे होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स पर रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी को भी पता है कि पार्ट टाइम जॉब्स जो होती हैं वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं इनिशियली। तो आपको ये नहीं बताना कि भाई मैं जाके वहाँ पे बस पार्ट टाइम जॉब करूँगा और वहाँ से मैं पैसे कमाऊँगा और वहाँ से मैं एक्सपेंसेस को क्लियर करूँगा। नहीं, बैंक स्टेटमेंट का मकसद ही ये है, वो
मांग इसलिए रहे होते हैं कि भाई आपका पास 1 साल का खर्चा ऑलरेडी आपके पास हो, ताकि जब आप सेट वहाँ पे जाएं तो आपको इशू ना हो रहा हो और आप जो है इस तरफ मसलों में ना पा रहे हो। तो आपने यही बताना है कि भाई मेरे पास एक्सपेंसेस है, मेरे अब्बू या फिर मेरे भाई या फिर मेरी अम्मी या फिर मेरी बहन जो है वो मुझे स्पॉन्सर कर रही है, और वो क्या करती हैं वो भी आप बता सकते हैं। और साथ में आप ये भी बताएं कि एक्सपेंसेस आप किस तरह हैंडल कर रहे होंगे। वो इसी तरह हैंडल कर रहे होंगे कि आपके पास ऑलरेडी अमाउंट है, सेविंग्स हैं, और इसी को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, और इसी के थ्रू आप जो हैं अपनी जो है एक्सपेंसेस को कवर कर रहे होंगे। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि कुछ सिटीज़ के बारे में वो पूछ भी लेते हैं कि भाई आपको एग्जैक्टली आइडिया भी हो कि उस सिटी में आपके कितने पोटेंशियल एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो पेरिस में आपसे बात करते हैं कि डू यू हैव एन आइडिया हाउ मच एक्सपेंसेस आर यू लुकिंग फॉर लेट्स से इन पेरिस, अगर आपका यूनिवर्सिटी पेरिस में है तो आपने रिसर्च करनी होगी और आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी पेरिस के अंदर कितने एक्सपेंसेस हैं। यूजुअली आपको 1000 यूरोज चाहिए होते हैं पेरिस के अंदर, और जनरल बाकी सिटीज़ के अंदर भी आपको अराउंड 900,000 चाहिए होगा। ऑब्वियसली वो जो रिक्वायर अमाउंट है वो तो कम होती है जो आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करनी होती है, लेकिन इतना एक्सपेंस होता है। तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए और वो आप उनको बताएंगे भी, ठीक है, और वो आपसे पूछ भी सकते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूजली पूछा जाता है स्टूडेंट से इस इंटरव्यू के दौरान। इसके बाद अगर मैं आपसे 7th क्वेश्चन की बात करूं जो कि यूजली आपसे पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आपकी अकोमोडेशन क्या होगी, आप कहाँ पे रह रहे होंगे, आपके पास कुछ है कि या नहीं, आपने अभी तक रजिस्टर किया है या नहीं। बहुत से लोग जो होते हैं वो booking.com के बारे में भी जो है उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बुक किया होता है ताकि वो वीज़ा के अंदर शो करा सकें। लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसमें फेक बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंपस फ्रांस में अभी तो आप नए हैं, आपको आइडिया नहीं है। तो जो है कैंपस फ्रांस का बेसिकली अब फिलहाल मकसद ये होता है कि आपकी प्रोफाइल को वैलिडेट करके आगे लेके जाना, तो वो इस बात से इतने कंसर्न होते भी नहीं है। तो अगर आपके पास अभी अकोमोडेशन नहीं है तो आप उन्हें बता दें कि आई एम एक्सप्लोरिंग और मैं यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, और वो मुझे लाइक जनरली किसी यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट प्लेस में वो मुझे ढूंढ के दे रहे हैं, या फिर आप किसी जनरली बात कर सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट और वहाँ पे मुझे कोई ना कोई प्लेस मिल जाएगा। और अगर कोई भी आपने अभी कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उन्हें कहें कि मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी कहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इस तरह की चीज़, ठीक है। सो इसमें कोई बड़ा इतना इशू नहीं है अकोमोडेशन के बारे में। वो सिर्फ ये जनरली देखना चाह रहे होते हैं अगर आपका वहाँ पे कोई है, ठीक है, कोई आपका आपका दोस्त है या फिर आपका कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है जो कि एक कमरे में रह रहा है, वो ये देखना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि भाई वो ऑलरेडी आपका कोई रिश्तेदार हो जो कि लेबर है और फ्रांस में बेड स्पेस पे रह रहा है, ठीक है, और आप जाके उसके साथ रह रहे होंगे, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाके रह रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है किसी के साथ लेबर के साथ एसोसिएट हो जाएं और उनके कमरे में रह रहे हो और आपकी पर्सनल जो है आपको जगह स्पेस अवेलेबल ना हो, डिसेंट स्पेस, और उसके अंदर आप अपना वर्क जो है वो ना कर पाएँ और काम आपका ना कर पाएँ और आपकी सोशल लाइफ को अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। उसका मेन कंसर्न ये होता है और ये क्वेश्चन पूछते भी इसी तरीके से हैं। तो आप उनको जनरली यही बताएं, इवन कि अगर आपका ये प्लान है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उनको ये बताएं, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने जो भी रिश्तेदार होंगे उनका अटैच करना होगा जब आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक डिसेंट प्लेस जो होती है, डिसेंट प्लेस का मतलब है कि भाई एक अच्छा खासा प्लेस हो जहाँ पे आप रह सकें अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, ठीक है। यूजुअली ये केस होता नहीं है, तो फिर उस केस में आप ना ही बताएं। आप ये कह सकते हैं कि आई एम एक्सप्लोरिंग और मैं इंडिपेंडेंट स्टूडेंट रेजिडेंस में ही देख रहा हूँ, और स्टूडेंट रेजिडेंसीज यूजुअली अवेलेबल होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अभी कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं दे सकता इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, तो वो ये होता है फ्यूचर प्लान्स, कि भाई आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर दिस प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत से लोग मैसअप कर जाते हैं। आई डोंट नो, बहुत से लोगों को ये होता है कि अगर मैं उनको बताऊं कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूं तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, या फिर मैं फ्रांस में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूं तो वो बुरा एक्सप्रेशन क्रिएट करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये माइंड से निकाल लें। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप उनको बताएं कि आप फ्रांस में थोड़ी देर रहना चाहते हैं या फिर यूरोप में रहना चाहते हैं और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आप फ्रांस आते हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू, तो उसमें ये नहीं होता कि आपने कंपलसरी पाकिस्तान वापस जाना है। उनको पता होता है कि आपका मूड क्या है, उनको पता होता है कि आप क्यों जा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताना कि भाई, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चीज़ को जो है वो हालत बयानी करें, और उनको पता है कि आप लोग जाके सेटल होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ, उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और इसमें ऐसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है अगर आप उनको कहें
कि यार मैं फ़िलहाल जाके प्रोग्राम कवर करूँगा, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय एजुकेशन, उसके बाद मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फ्रांस में होंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास मौक़े हैं किसी भी कंट्री के अंदर काम करने के लिए, पूरे ईयू के अंदर काम करने के लिए और कि बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए, जो कि आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा अरसा कुछ साल जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, या फिर आप लेट्स से पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर आप लेट्स से आईएमएफ के साथ काम करना चाहते हैं, डब्ल्यूएचओ के साथ काम करना चाहते हैं, ओईसीडी के साथ काम करना चाहते हैं, कोई भी आपके पास जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम करना चाहते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक फैक्ट्री है उसके अंदर काम करना चाहते हैं जो कि यूरोप के अंदर ही सिर्फ एग्जिस्ट करती है और आपकी फील्ड से रेलिवेंट है, या फिर फ्रांस के अंदर एग्जिस्ट करती है जो कि सिर्फ आपकी फील्ड से ही रेलिवेंट है और कहीं और पे एग्जिस्ट नहीं करती, और या फिर आप फ्रांस में ही रहना चाहते हैं बिकॉज यू रियली लाइक देयर कल्चर और इस तरह की चीज़ें, और या फिर अपनी पीएचडी करना चाहते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं आप उन्हें यही कहें कि भाई शॉर्ट टर्म प्लान तो यही है कि भाई वहाँ पे जाएं और आप वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को एनहेंस करें, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ से सीख सकें और वहाँ से ज़्यादा आप वहाँ पे अडेप्ट कर सकें। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान ऑब्वियसली वो यही चाहते हैं कि आप पाकिस्तान और अपने मुल्कों में वापस आएँ, इमिग्रेशन वो नहीं चाहते। तो आप यही कहें एंड देन इन द लॉन्ग टर्म आई प्लान टू कम बैक, ठीक है, और अपने मुल्क को भाई मैंने जो सीखा है वहाँ पे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और मैं एक डेवलप कंट्री से आऊँगा तो ऑब्वियसली आई विल हैव मोर टू ऑफर टू माय ओन कंट्री, और मैं फिर अब जो भी करना चाहता हूँ तो वो मैं भाई अपने मुल्क में करना चाहता हूँ, तो वो आप कह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और आप ऑनेस्ट हैं तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप कह सकते हैं भाई मैं प्रोग्राम के बाद वापस आना चाहता हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे वालिदैन हैं, मेरे यहाँ पे सिबलिंग है, मैं उनके अलावा रह नहीं सकता, तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट रहें, कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो भी भाई आप की तरह हज़ारों केसेस को डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। सो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और आप ऑनेस्ट रहें उनके साथ। सो ये वो थे जो सारे क्वेश्चन जो यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं और यूजुअली आपको पता भी नहीं होता कि इसका सही तरीके से जवाब कैसे देना है। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा और आप अच्छे तरीके से जो है वो अपनी तैयारी कर पाएंगे कैंपस फ्रांस के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको आपको सीरियस लेना है। तो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।